चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से पत्रकार शामी एम इरफान की रिपोर्ट। रविवार 16 फरवरी 2025 को प्रतिष्ठित कथाकार एसआर हरनोट के साथ सृजन संवाद मंच में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है हर संडे को यहाँ मिलते हैं और 5 से 5:30 बजे चाय पीते हैं, फिर 5:30 से 7:30 2 घंटे थोड़ा चर्चा, थोड़ा कविता पाठ, और कोई सिंगर आ गया तो गाना भी सुन लेते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। हरनोट जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो जगह है यहाँ के ट्रस्टी ने हमको दिया है कि आप मुफ्त में आप दोस्तों के साथ बैठिए, चर्चा कीजिए। तो केशव गोयल ट्रस्ट है, इसमें आप डोनेट करके अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ये जानकारी है। और इसके साथ ही हमारे चित्रनगरी संवाद मंच के उन सभी सदस्यों का धन्यवाद जिनके योगदान से हमारा जो है ये 2.5 साल यहाँ हो गया आते हुए। इस बात जो है अच्छी लगती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी, और जो बाहर के रचनाकार हैं वो भी, जिनको भी हम कभी बुलाते हैं वो आ जाते हैं इसे अपना मंच समझ के। जैसे अचानक अजीत राय जी का मुझे ख्याल आ गया, मैंने उनको एक संदेश भेज दिया कि अगर मुंबई में है तो आइए, और अजीत साहब आ गए। ये जितने भी बड़े बड़े देश में बाहर नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें अजीत राय जी की एक प्रमुख उपस्थिति रहती है। ये ज़्यादातर समय जो है भाग दौड़ में ही रहते हैं। तो आप आए, अच्छा लगा। और पंत जी जो है, मुझे लगता है कि 50 नाटक तो आप एक पंत जी डायरेक्ट कर चुके होंगे ना। इतने बड़े रंगकर्मी आज हमारे सामने अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद है, ये खुशी की बात है हमारे लिए। और अरुण शेखर जी से भी थोड़ी देर बाद आप मुलाकात करेंगे। अभी जी थिएटर ने यूट्यूब पे काफ़ी नाटक डाल दिए हैं, उसमें एक कोर्ट मार्शल नाटक भी है, बहुत चर्चित नाटक अपने ज़माने का। तो उसमें अरुण शेखर जी भी एक फौजी की भूमिका में है। तो आप यूट्यूब पे नाटक देख सकते हैं। और मराठी के कई नाटक हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे पुरुष है, कन्यादान है, और क्या है, शांतता कोर्ट चालू है, खामोश अदालत जारी है। हाँ, तो और भी कुसुम मनोहर लेले, ये सब हिंदी में नाटक आ चुके हैं और हिंदी में आधे अधूरे भी है। इस तरह कई नाटक Z5 का शुक्रिया कि आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दिया है। लेकिन तो थिएटर हॉल में जाकर के देखने का आनंद होता है, वो अलग ही आनंद होता है, उसे जो है छोड़ना नहीं चाहिए कभी, है ना। और अभी अरुण शेखर जी, पंत जी एक बहुत अच्छा नाटक अहल्या पूरे देश में घूम के कर रहे हैं। तो इस अच्छे नाटक के लिए भी आपको बधाई। हरनोट जी पिछले साल आए थे यहाँ और एक बहुत सुंदर कहानी पहाड़ों की सुनाई थी कि वहाँ पर जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, खासतौर से सैलानी लोग, तो एक चिड़िया के माध्यम से उस दर्द को बहुत अच्छी तरह उजागर किया था। उसका नाम था आभी। वो कहानी आपने सुनाई थी यहाँ पे। और आपकी एक कहानी पूरी दुनिया में बहुत चर्चित हुई, जो माँ बेटे के रिश्तों में है, उसका नाम है बिल्लियाँ बतियाती हैं। एक माँ से, माँ का बिल्ली से कैसा रिश्ता हो सकता है, वो अद्भुत चित्रण है उसमें। और वो जो है मेरे ख्याल से बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल है, यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी है। तो एक ऐसे कथाकार कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, उनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे सामने नई पीढ़ी के लिए कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं मधुबाला जी से निवेदन करूँगा, ये संक्षिप्त परिचय वो हरनोट जी का आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि
आपने कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सच में हरनौट जी शिमला से हमारे बीच पधारे हुए हैं और प्रकृति की गोद में बसे होने के कारण उनकी जो अधिकतर जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से संबंधित ही रचनाएं हैं। अब तक उनके 12 से अधिक कहानी संग्रह है वो प्रकाशित हो चुके हैं। 12 से अधिक है। 2 उपन्यास है, एक नदी रंग जैसी लड़की और एक विडिंग उपन्यास। तो ये 2 उपन्यास और बहुत सारे लेख इनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और कथा सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू कथा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसा कि और भी आगे कार्यक्रम होगा तो इसीलिए मैं संक्षेप में ही परिचय दे रही हूँ। तो आज हम हमेशा, जैसे कि सर ने कहा, पिछली बार आभी कहानी उन्होंने प्रस्तुत की थी यहाँ पे कि किस तरह से चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बताया है कि वो चिड़िया सब कचरे उठा कर फेंक रही है जो मनुष्य द्वारा फैलाए हुए हैं। तो आभी कहानी हमें लगता है कि शायद वो किसी का नाम होगा, लेकिन वो आभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी मनुष्य का नाम नहीं है, छोटी सी चिड़िया है। तो आज हम कोई कहानी नहीं पढ़ेंगे, नहीं किसी उपन्यास पर चर्चा होगी, बल्कि जो उन्होंने कहानियों को शीर्षक दिए गए हैं जो बहुत अनोखी कहानियों का शीर्षक है, जैसे कि दारोश तथा अन्य कहानियां, मिट्टी के लोग, जीन काठी, लिटल ब्लॉक गिर रहा है, कीड़े, आभी, ये जो यूनिक टाइटल दिए हैं आज उसी पर हम इनसे तो सुनेंगे कि ये क्या किस संदर्भ में इन्होंने ये कहानियों के टाइटल इन्होंने दिए हैं। और इनके साहित्य पर कम 25 से अधिक लोगों ने पीएचडी प्राप्त कर ली हुई है और 21 से ज़्यादा लोग एमफिल में अपना नाम उन्हें रजिस्टर कराया है और हो गया। और जैसा कि सर ने कहा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कहानी इनकी लगी हुई है सिलेबस में, तो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनकी कहानियाँ लगी हुई हैं जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है। तो आपका बहुत बहुत आभार सर जी जो आप आज यहाँ पधारे हैं। और अभी हाल ही में इनके 6 लंबी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। यदि आप किताब लाए हैं तो हम 6 लंबी कहानियाँ, ये जो अभी हाल ही में वाणी प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। सबसे पहले तो मैं चित्र नगरी संवाद जो संस्था है और पांडे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने दूसरी बार मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो सामने आप जो इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, रचनाकार है, नाटककर्मी हैं, जी बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं वास्तव में जब मैं मुंबई आता हूँ या शिमला जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ साहित्य कार्यक्रमों में, तो क्योंकि मेरा छोटा बेटा यहाँ रहता है, जब मुंबई का नाम आता है कि आप वहाँ जाते हैं तो एकदम ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ चित्रनगरी समाज का जिक्र नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में और 2.5 सालों से एक साहित्यिक कार्यक्रम बिना रोक टोक के मतलब विषय भी नए विषय हैं, बाहर से जो लेखक आते हैं उनको भी सम्मान मिलता है। तो ऐसा यूनिक कार्यक्रम, ऐसा अनूठा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि और जगह कहीं होता होगा। तो ये केवल चित्रनगरी संवाद संस्था ही नहीं इससे जानी जाती, बल्कि मुंबई का नाम इससे जुड़ा हुआ है कि मुंबई में इतने साहित्य लोग हैं और इतने साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं। आज जब देवमणि पांडे से बात हो रही थी कि क्या कोई कहानी पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो हमने तीनों ने मिलकर किया था मधु जी ने कि इस बार कोई ऐसी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कविता पाठ कहानी पाठ तो अक्सर होते ही है गोष्ठियों में। तो फिर ये ऐसा मत बना सबका ही कि जो मेरी कहानियाँ हैं उसके कुछ शीर्षकों पे बात की जाए। आप देखते हैं कि जब आपके सामने कोई शीर्षक होता है
तो साथ साथ विशेषज्ञ होते हैं, तो उससे एकदम पता लग जाता है कि इस कहानी में क्या होगा। और कुछ इतने दुरूह और कठिन शीर्षक होते हैं कि जिससे आपको कहानी पढ़नी पड़ती है। तो क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ और वहाँ की लोकल भाषा के या मतलब पूरे प्रदेश के या उस तरह के जो शीर्षक है वो मेरी कहानियों में, जैसे मधु जी ने बताया, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो आपकी एक उत्सुकता भी रहेगी कि ये क्या नाम है और क्यों में नाम दिए गए हैं। और हालांकि वो शीर्षक स्थानीय हो सकते हैं किसी बोली के, लेकिन वो कहानियाँ जो है वो पाठक को लेकर क्या आलोचक जिस तरह उनको पसंद करते हैं आप लोग, तो वो आज के समय से जुड़ती है, वो कहीं भी जुड़ती है आज के समय से भी। और कई कहानियाँ तो जो आलोचक कहते हैं कि स्थानीय होते हैं भी वैश्विक स्तर पर जुड़ जाती है। तो इसीलिए कैम्ब्रिज स्कॉलर्स ने 14 कहानियों को मेरा 3 साल पहले संग्रह छापा था, कैट स्टॉक, जिसकी इन्होंने बिलियाँ बजाती है हिंदी में कहा, तो वो बहुत चर्चित है बाहर। लेकिन थोड़ी सी भिड़ंतना है कि वो भारतवर्ष में वो आया नहीं से रहे नहीं, वो वहीं बिखराए गए बार ही, तो दोबारा उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं शीर्षकों पे आता हूँ। पहला मेरी बहुत सी किताबें हैं, तो जिसमें पहली मेरी किताब थी पंजाब, दूसरी थी आकाश पेड़ और तीसरी थी पीठ पर पहाड़, जो अननोटिस्ड इसलिए रही कि वो कच्चा माल था जैसे हम में लिखते हैं। लेकिन मैं दारोश से शुरू करूँगा। दारोश और अन्य कहानियाँ जब ये संग्रह सामने आया और पहले जब एक कहानी छपी तो इसकी बहुत चर्चा हुई, इस कहानी की पाठकों ने बहुत प्यार दिया और अचानक इसको अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला, लंदन में मैं गया था, और उसी साल हिमाचल पार्टी का साहित्य पुरस्कार भी इसको मिला। तो आप देखते होंगे कि दारोश जैसे ही ये शब्द आता है तो शायद किसी को यह पता होगा कि दारोश, जिसने वो कहानी नहीं पढ़ी है, कि दारोश होता क्या है। दारोश हमारे 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें एक जिला है किन्नौर। और आजकल तो विवादित वो इसलिए है 2-3 तरह से कि तो जितनी नदियाँ बड़े हिमालयों से, जो हाई हिमालय से आती है, काफ़ी नदियाँ वहाँ से आती है, सतलुज और सबसे बड़ी नदी है जो वहाँ से आती है, उसका बहुत मतलब क्या कहें, वो नदी नहीं है जिसमें मेरी कहानियाँ भी है। नदी रंग जैसी उपन्यास भी है और नदी गायब है कहानी में, कि नदियाँ कैसे गायब हो गई हैं। तो किन्नौर जो है वो जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन अब तो छोटे छोटे कस्बे वो हो गया है। तो वहाँ जो जनजाति है वो किन्नौरा और किन्नर जनजाति है। मेरी कहानी किन्नर भी है, वो उस शीर्षक की मैं बात करूँगा, आपको उम्मीद लगेगा। तो मैं दारोश की बात कर रहा हूँ कि आपने अंग्रेजी में पोलेंड्री एक शब्द आता है, पोलेंड्री, तो जिसमें बहुपति प्रथा वहाँ मौजूद रही है किन्नौर में। लेकिन हाई हिमालयस में जो कुछ जनजातियाँ हैं वहाँ भी ये प्रथा है, क्योंकि हम वहाँ जिम्ना में रहते हैं तो किन्नौर साथ ही है, तो इसलिए वहाँ ये प्रथा बहुत पहले रही है। अब छूट होती है, बाकी कुछ विकृत रूप इसके हो गए। तो जब मैंने कहानी लिखी थी दारोश, तो उस टाइम उस समय ये प्रथा बरकरार थी। दारोश डब पूरा एक सेंटेंस है लोकल बोली में, घोटी जो बोली है किन्नौर की। दारोश का मतलब होता है जबरन और डब होता है विवाह। तो दारोश डब जब पूरा शब्द बनता है तो जबरन विवाह परंपरा, वहाँ जबरन विवाह परंपरा है कि मान लो कोई मेला हो रहा है, काफ़ी मेले होते हैं, तो मेले में अगर कोई लड़की पसंद आ गई किसी को, लड़के को, तो उसका अपहरण कर लेते हो। और वो उसके 2-3 तरीके होते हैं अपहरण के, क्योंकि वो इसलिए प्रथा भी है वहाँ कि एक तो कौरव पांडव का जो महाभारत का बड़ा प्रभाव है वहाँ, छोटे छोटे मंदिर कौरव के नाम से, पांडव के नाम से आज भी है। तो वो जो मतलब दारोश जब जबरन का शब्द आता है तो 2-3 तरह से विवाह होते हैं। एक तो ऐसा है कि अपहरण कर लिया, लड़की को नहीं पता है कि लड़का कौन है, लेकिन वो ले जाता है उसको उठा के और बड़े सम्मान से उसको अपने घर में रखते हैं। उसके बाद उस लड़की का जो मामा है वो उससे लड़की के घर जाता है कि भाई आपकी लड़की का अपहरण हो गया है और या हम उसको उठा के ले गए हैं और हमें संकेती दे कि हम उसको बहू बनाना चाहते हैं। अच्छा, और फिर वो फिर मानते भी नहीं, कई बार झगड़े होते हैं और फिर सुलह हो जाता है।
एक तरह से। तो सूलम में बहुत लंबी परंपरा है जिसको आप धरोहर कहानी में देखेंगे, क्योंकि पूरा ही समय लग जाएगा उसको बताने में। और एक तो ये है कि फिर आपस में रजामंदी होती है। दूसरा ये है कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई, मानो आपको कोई लड़की पसंद है और उसको आप कोई सीक्रेट मैसेज दे देंगे उस मेले में आ जाओ आप, तो वो चुपचाप उसको उठा के ले जाते हैं और फिर वो सबको विवाह हो जाता है। तो इसी तीसरा इस तरह है कि जब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी और हुआ 2000 के आसपास, 2003 के आसपास एक ऐसा ही एक कुछ लड़कों ने एक लड़के को उठाया और उसको ले गए, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उन्होंने, उसको वो बनाना चाहते थे। लेकिन जो उसके पिता थे उन्होंने विरोध किया और पहली FIR दर्ज हुई उस कहानी पे और वो एक खलबली मच गई थी उससे। और जब वो निर्णय आया तो लड़की को भाई सम्मान से घर भेजा गया और उस पर उनको फाइन हुआ 3 साल की कड़ी सजा हुई है उनको। तो इससे वो थोड़ा सा एक जैसे आप देखते हैं कि आधुनिकता भी वहाँ से शुरू होती है, सारा भी है। तो अब हालांकि ऐसी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी पहले की जो इंटीरियर गाँव में वहाँ अब भी ये छोटी मोटी चीज़ें होती है। धरोहर इसी पे ये कहानी है, धरोहर पे। तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि उसमें यही नहीं है कि सारी परंपरा है, लेकिन वो जो लड़की है जो पढ़ती है और गांव से शहर में वो ग्रेजुएशन करती है, MA करती है, PhD करती है, लेकिन फिर उसको याद आती है अपनी बहन कि उस बहन के साथ कैसे हुआ था, कैसे ज़बरदस्ती उसको उठा के ले गए थे और कैसे उसका विवाह हुआ। तो वो उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी उस समय। तो लेकिन वो सोचती है कि मैं गाँव में जाके अपने वहाँ जाके तो उसी तरह का प्रतिरोध करती है वो। और उसके बाद तो कहानी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो आज के समय से कैसे जुड़ती है। उसके साथ ये दारों अन्य कार्य संग्रह है और उससे आगे मिट्टी के लोग एक दूसरा मेरा संग्रह है। मिट्टी के लोग वैसे तो आप बहुत लोग गांव से हैं, आप देखते होंगे मिट्टी के घर सबके होते हैं। तो उसी भी एक कहानी है कि आज भी गांव में कुछ लोग बचे हुए हैं जो मिट्टी के साथ जिनका जुड़ाव है। तो इसके मतलब मेरे इस शीर्षक का एक इस तरह का उद्देश्य था कि हम अगर कहते हैं कि भाई अगर आप अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े हैं, आप कितनी ही ऊँचे जाओ, कितनी छाल उठा लो आप, लेकिन आप हवा में रहेंगे वो जुड़ाव नहीं रहेगा। जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है उसका मतलब है कि जितनी जड़ें गहरी हैं, है ना, वो कई वृक्ष आप देखोगे कि जिनकी जड़ें गहरी होती है वृक्षों की, वो आंधियाँ भी उनको नहीं आ सकती। तो इसी तरह गांव है, गांव के परिदृश्य बदल गए हैं। अब वहाँ घर नहीं होते, मकान होते हैं। मकान का मतलब ये है कि जो घर का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया है। वहाँ अब बहुत गांव तो अब खाली हो गए हैं और उसी का ही विस्तार एक अलग तरह से कि गाँव कैसे खाली हुए। ये जो मेरी 6 लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, डेथ लाइफ, तो उसमें मैं बाद में आऊँगा। तो वो जो मिट्टी के लोग हैं क्या एक मिस्त्री है घर में, जिसकी एक बेटी है और एक पत्नी है उसकी। तो वो जैसे मशीनें आई, मकान बनने शुरू हुए, कंक्रीट के मकान आलीशान लोगों ने बनाए, लेकिन उन घरों में कोई नहीं रहता। मतलब वो गाँव में कभी कभी आते हैं, लेकिन वो बेचारा उसके पास वो पुराना घर टूट गया वो सारा। तो वो परेशान है कि उसके हाथ का काम मशीनों ने छीन लिया है इसलिए, क्योंकि मशीनें आती है। अब कोई आप देखो कि मिट्टी जो मिस्त्री था वो घर कैसे बनते थे कि वो मिट्टी खोदी जाती थी, फिर उसके लिए एक वो तकले होते थे, फिर वो कूटने के लिए हमारे तो मुंगरी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, उससे वो कूटते थे होगा। और वो आप उसके लिए मिस्त्री एक ही होता था, एक मजदूर होता था, लेकिन वो गांव के लोग मिलकर उन घरों को बनाते थे। क्योंकि वो अगर वहाँ 100 घर है तो या 20 घर है तो हर घर से एक आदमी रोज आता था वहाँ उस जो घर बना रहा है मालिक, तो वो 10 लोग अनुदान में क्या हो गया, सहयोग में काम करते, तो ऐसे ही घर बन जाता था। तो अब उसकी बेटी उसको वो कहती है कि आप परेशान क्यों हुए, आपके हाथ का हुनर है और आप हुनर को क्यों नहीं दिखाते।
तो फिर उनका यही होता है कि बेटा आपके कहते कोई घर तो बनाता नहीं पड़ते, हमारा तो मजाक उड़ाते हैं, नहीं कहते आप बनाओ। और वो लड़की एक आइडिया देती है कि आपके पास जो कला है, जो मिट्टी बनाने की कला है, उससे अपना घर क्यों ना बनाया हम 2-3 कमरे उससे। तो वो इस तरह अपना घर बनाता है। लेकिन होता क्या है कि जो कुछ साहूकार लोग हैं गाँव में, एक परिवार होती है गाँव में, कोई प्रधान हो जाता है, कोई प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसकी नज़र उस, क्योंकि गाँव में सड़क आ गई है, तो उस सड़क के किनारे उसकी ज़मीन है, तो वो मुँह मांगा पैसा देने को तैयार है कि आप हमारे को दे दो, हम यहाँ दुकान बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे और फिर बेचेंगे उनको, लेकिन वो देता नहीं है। तो इसलिए वो बोलता है कि वो बेटी ये बोलती है कि बाबा भी आप अपने हुनर को बताओ कि आज भी जिंदा है हुनर। और नर्सर में क्या है कि वो घर बनाता है, आस्ते आस्ते उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिस कला से वो घर बनता है और उसके लिए खबरें जो बनाता है सारा भी है। और जब वो घर बन जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये इस गांव में मकान बने हुए आलिशान, उसके पीछे सूर्य जैसा मकान कैसे निकला है, तो इस तरह से डिज़ाइन किया है। मतलब तो ये कहानी है क्या कि काफ़ी कहानी। और क्या उसमें मैंने सारे हिस्ट्री और कला को चिंता रखने का प्रयास किया है। और अगर आपको कला है, हुनर है, तो जरूरी नहीं है कि आधुनिकता और चीज़ें छीन ले गई है। हुनर है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप देख ही रहे कि मुंबई सारी जगह अब हाथ के बनी हुई चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। और तीसरी कहानी जीन काठी। जीन काठी आपने देखा होगा, घोड़े पे आप बैठते हैं उसको भी जीन ही बोलते हैं जो बैठते हैं। हमारे दो उत्सव होते हैं पहाड़ों में, और दो सुबह, एक होता है काहिका, एक होता है भुंडा। और जो भुंडा होता है उसमें क्या होता है कि कुछ बचे हुए दलित परिवार हैं जो रेयर है पहाड़ों में, 1 या 2 3, उनको बोलते हैं कि इसी काम के लिए जैसे किरात, गंधर्व और किन्नर होते थे कि भी ये जो परिवार वो बेड़ा बोलते हैं, उनको बेड़ा जाति, जो शेड्यूल्ड कास्ट में सबसे नीचे की जाति मानी जाती है। और क्योंकि वहाँ हमारे तो हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर है ताकि उसमें आज भी दलितों का प्रवेश निषेध माना जाता है। अब नहीं जाते, ताकि विद्रोह होता रहता है तो वो जाते नहीं हैं। तो उसी तरह वो भी एक दलित जाति का है। लेकिन जब वो भुंडा होता है, भुंडा एक नरवेद से आया है शब्द है, तो इसकी लंबी व्याख्या है। तो लेकिन ये पुण्य और पाप का एक सिंबॉलिक है। तो भुंडे में क्या होता है कि जब किसी गांव में भुंडा मंदिर में होना होता है तो सारे गांव के लोग मिलते हैं, क्योंकि उसमें हज़ारों रुपये खर्च होता है उसमें, तो उसको बुलाते हैं कि भी ये बेड़ा है। और जैसे कोई अपशगुन ना हो, गांव में अकाल ना पड़े, इलाके में पानी वर्षा हो, तो उसका प्रतीक माना जाता है वो कि अच्छा अगर हो जाए उत्सव, तो उसको बुलाते हैं 6 महीने पहले। उसकी पत्नी भी साथ होती है, उनको घर नहीं जा सकती, फिर उनको मंदिर के साथ एक सराय कमरा दे दिया जाता है। और एक अपनी तरह की जिससे रस्सियाँ बनती है, वो घास होती है, मूंज होती है, एक विशेष घास होती है, और उसको वो लोग लाते हैं 12 से गाँव वाले, और उससे वो रस्सा बनाता है। और इतना लंबा रस्सा, कई 100 मीटर बनता है वो रस्सा। और जब 6 महीने वो रस्सा बन जाता है, उसकी बाकायदा पूजा होती है, और फिर वो एक पहाड़ी से बहुत नीचे तक बांधा जाता है कस के, और फिर उसको परफॉर्म करना पड़ता है उसके ऊपर कि वो जीव काठी थोड़ी सी बनती है, और उस पहाड़ से वो जो बेड़ा है उसको धकेला जाता है उसके ऊपर। ताकि 1852 की बात है, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था इसको, क्योंकि वो रस्सा टूट गया था और एक आदमी मर गया था उसमें। लेकिन अब बचाव से करते कि जालियाँ लगा देते हैं थोड़ी की भी, फिर भी, लेकिन परंपरा करते वैसे ही। बहुत लंबी प्रक्रिया है उसकी, वो कहानी पढ़ के आपको पता लगेगा। लेकिन आप देखो कि इस कहानी में क्या है कि एक दलित वर्ग, उसको ये कहा जाता है कि अगर आप 19 बार इस रस्ते पे आएंगे तो आपको स्वर्ण बना दिया जाएगा। तो यही मुझे होल्ड कर रहा था कि वो मतलब एक बूढ़ा जो होता है वो 6 साल 12 साल बाद होता है, तो बेचारे को क्या उसको आपने है कि 19 बार तो पता नहीं कुछ तो बेटी नहीं कर पाता हो, क्योंकि तो कभी कभार होता है। तो उसी तरह का उसमें 2-3 जिक्र है कि आप देखो कि वो उस दिन वो देवता होता है, वो दलित जो
बेड़ा जाती है वो देवता होता है, उसकी पूजा होती है। लेकिन विडम्बना आप देखो कि ऊपर से उसमें जहाँ उस रास्ते से आना होता है वहाँ जब बैठता है तो उसकी जो धर्मपत्नी वो बात बोल के विधवा का रूप धारण करके नीचे होती है, क्योंकि ये भी होता है कि भाई ऊपर से मर गया तो विधवा हो जाएगी। तो मतलब इस तरह की परंपरा है। और फिर सारे देवता जो होते हैं रथों में पालकियों में चारों तरफ आते हैं उस टाइम, और लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग उसमें होते हैं देखने वाले कि भाई अगर वो सही सलामत नीचे आ गया तो उसके लिए सब माफ़ है। वो अश्लील गालियाँ देता है और फिर किसी की अगर मान लो मेरा आपका अच्छी बड़ी है उसको दे सकता है वो, मतलब पुणे में देते हैं वो। और आप देखो कि जिस देवता को छू नहीं सकता वो रथ होते हैं ना देवताओं में, उसके ऊपर बैठाया जाता है उसको। अभी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जब मैं शिमला से यहाँ आया, उसके एक हफ्ता पहले ऐसा ही ढूंढा हुआ, क्योंकि और उसमें 100 करोड़ खर्च हुआ 100 करोड़ रुपये। तो आप देखो कि वो 3-7 दिन के लिए उस दलित को ब्राह्मण बना देते हैं और देवता से भी बड़ा होता है। तो इसी को वो टारगेट करते हुए मैंने ये कहानी लिखी थी और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है। और लेकिन लोग बोलते रहे जब ये छपी कि अब तो होता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद अनेक गुंडा यज्ञ हो गए हैं, अनेक गुंडा गया। तो उसके ये कहानी है जीन काटी। और कहीं का मैंने बताया तो हिडिंब को अपने आप से मिला। हिडिंब आप एकदम आता है कि हिडिंबा होगी या हिडिंबा देवी होगी, लेकिन हिडिंबा नहीं है। वो हिडिंब जो है वो प्रवृत्ति से है, जो असुरी प्रवृत्तियाँ आज भी हमारे अंदर मौजूद है, तो इसलिए उसका शीर्षक है। तो हिडिंबा भी आती है उसमें, लेकिन हिडिंब में मैंने 2 उत्सव बताए थे ना, एक में तो रस्ते से आता है, दूसरा कहीं का एक उत्सव है जिसमें द्रव्य बनाया जाता है और वो उसमें जहर मिला के, और जो ऐसा ही दलिया है उसमें एक जो उसको परफॉर्म करता है और उसको थोड़ा सा पेय पिलाया जाता है और उसके बाद वो चित हो जाता है। फिर वो देवता के निर्भर है, अगर तो उसको जिंदा कर दिया तो वो उस घूमने की तरह वो शगुन माना जाता है और शुभ माना जाता है। अगर वो कैसे मर जाता है, बहुत पहले घटनाएं क्यों हुई है, तो वो जो देवता के रहते हैं उनको जला दिया जाता है और ये माना जाता है कि काल पड़ने वाला सारा है। और वो भी अगर जब मूर्छा से निकलता है तो ये माना जाता है वहाँ एक रास्ता है कि देवता को जिंदा कर देते हैं दोबारा। तो उसके बाद फिर ये होता है उसको रथ पे बैठाया जाता है। वो प्रलोभन उसको भी वही है दलित होते हुए वो स्वर्ण का काम परफॉर्म करता है। तो ये रोटिस्टिक है। और साथ फिर एक कहानी है मेरी कीले, उससे संग्रह भी आया है वाणी प्रकाशन से। कील से कीले हैं, मेरे बेटे ने इस पर फिल्म भी बनाई है कील, कई अवार्ड मिल गए हैं। पहाड़ों में मुझे एक पहाड़ों में ट्रैवल करते रहते मैं टूरिज्म में बहुत जगह जाना होता है। तो मैंने एक ऐसे गांव में मैं गया था पहाड़ों में पैदल चल के कि जहाँ मैंने एक देवता देखा जिसका नाम नहीं लेते वहाँ। आप देखते होंगे पाहाड़ों में देवते होते हैं हमारे, तो उसको नंगा देवता कहा जाता है वहाँ। और मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब ये जो देवता है ये पहाड़ी पे रहता है, मैं मुख्य देवता है, आप जो नीचे रहते हैं क्यों बोलते कहते इसका नाम नहीं लेते यहाँ पे और इस देवते का, क्योंकि जो नाम लेता है तो सब बुरा ही बुरा होता है। और फिर मैंने पूछा कि भाई इसकी छाती पे कीले क्यों नाम किया। बोलते कहते जी ये मतलब ये माना जाता है कि दुश्मनी को निभाने के लिए वो कीले डाले जाते हैं उसमें, क्योंकि अब तो आजकल तो जैसे हम मजाक में कहते हैं कि हत्याओं का जमाना है कि कोई देवता वक्ता कोई लगाता है कि सीधी पुस्तक का आपके बात है, जैसे आपका इसमें ही ऐसा चल रहा है कुछ भी। लेकिन पहले तो क्या होते थे कि किसी ने देवता बता दिया, किसी ने बुरी नज़र लग गई, कुछ लग गया, तो वही कंसेप्ट है सारा नेगेटिविटी का। तो वो मेरे दिमाग में वो कहानी बैठ गई। मैं 2-3 बार गया वहाँ, क्योंकि आप देखें कि ये कहानियाँ आसान नहीं होती संस्कृति के बीच लिखनी, और उसके लिए आपको कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ता है। आप सभागारों में नहीं लिख सकते कहानियों को, आप घर में मतलब पंखे के नीचे या सोच के नहीं लिख सकते। आपको बड़ा उसमें आपको संस्कृति को भी बचाना है, देव परंपरा को भी बचाना है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है और अपनी बात भी कह जानी है। तो इसलिए क्या था कि जो कीले हैं वो कहीं ना कहीं मेरी छाती में भी रही होगी कि भाई क्या परंपरा है सारी है। तो लेकिन उसने कहानी को जन्म दे दिया। और उस कहानी में क्या है कि ऐसे ही एक आदमी जाता है कि मेरा जो भाई है मतलब उसने मेरी जमीन ले ली है
और फिर वो उससे जैसे भाई भाई की बनती नहीं है, वो चाहता है कि वो मर जाए, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए, पढ़े ना, सारा है। तो उसके लिए वो उस देवता के पास जाता है कि तू उसका विनाश कर दे। वो विनाश का देवता माना जाता है, मतलब जो हमें गढ़ रखे उसके हाथ। तो जब वो वहाँ वो क्या है, जैसे सामने रुकती है तो वो आदमी जाएगा, हाथ में कील होगी उसके, तो पहले तो वो गाड़ियाँ देगा तो उसको अपने जो भी जिसके दुश्मनी है, फिर उस देवता का आह्वान करेगा कि देवता तुम जाओ उसको खत्म कर दो, जो भी वो बोल सकता है बाहर। उसके बाद वो जूता निकाल के उसको पीटता है उस मूर्ति को कि तू चला जा, और उसके साथ वो कील की छाती पे। तो अब वो संतोष हो गया आता है कि मैंने अब कील लगा दिया मैंने, और वो अब उसके साथ पूरा होगा। तो इसमें एक कहानी है, इसमें एक बच्चा है छोटा सा, जो ये नृत्य देखता है सारा, तो वो बड़ा परेशान होता है, वो गाना भी पूछना चाहता है अपने बाप से कि भाई वो कि भाई ये इस देवते को, लेकिन डाल देते हैं सारे। हालांकि अब ये तो दो कथा हो गई इस तरह से, लंबी कहानी है अभी, तो मैं इसका अंत बताता हूँ आपको कि वो बच्चा कैसे परेशान है। और कोई भी कहानी, जैसे आप भी कुछ रचनाएं लिखते हैं, कविता लिखते हैं कि आप किसी लोग पे तो लिखी रहे, लेकिन वो आज के समय से कैसे जुड़ती है, या वो वैश्विक कैसे हो जाती है, वो बाहर कैसे निकलती है अपनी सीमाओं को छोड़ के। तो जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तो वही मेरे साथ हुआ कि मेरे से अंत नहीं होता था इसका। अचानक क्या हुआ कि जैसे मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, टीवी लगा हुआ था, तो पेशावर में आपको याद होगा कि 120 या 10 बच्चे मारे गए पेशावर में। और वो एकदम से वो चलचित्र आ रहा था, वो दिखा रहे थे सारा कुछ, और इधर मैं कहानी लिख रहा था वो एंड, और मेरा एंड होता स्कूल में। हाँ, और अचानक वो एंड कैसे हुआ कि वो जो बच्चा है उसके घर में नया टीवी आता है, और वो घटना देखता है सारा, और वो परेशान हो जाता है, इमोशनल है वो बच्चा, अलग तरह का है वो। क्योंकि एक तो उसने वो देवता देखा हुआ है कि लोग जाते हैं वहाँ छुपे छुपे, देखता है कि भाई दुश्मनियाँ निकालने के लिए गाड़ियाँ देते और कील करते हैं। दूसरे वो घटना उसके साथ हो गई। अब क्या हुआ कि वो उसको गिफ्ट करता है, वो सारा स्कूल में भी सारे में, बहुत लंबा इसका कैनवस कहानी का, और अंत में उस देवता के पास जाता है वो कील लेके का, और फिर वही परफॉर्म करता है वो सारा। पहले उसको गालियाँ देता है, फिर जूते से पीटता है, जूते से पीटते हुए बोलता है कि देख देवता ये तुमने बहुत बुरा किया कि जैसे मैंने सुना कि तू तो बहुत विनाश करता है तेरे दुश्मनों का, आज मेरा एक काम कर, कहते हैं कील है तेरे नाम की, और जिन लोगों ने बच्चों को मारा है तो यहाँ से जाके उनको मार दो, और वही कर सकता था। तो अब ये एंड हो गया, लेकिन बीच का तो पार्ट है, ये कील कैसे है, तो इसमें एक पैराग्राफ आता है, वो बड़ा मजेदार है, कई कि आज हमारे हाथ में एक कील है। आप देखो कि एक भाई के हाथ में बहन के लिए कील है, एक पत्नी के हाथ में पति के लिए, और पति के हाथ में पत्नी के लिए कील है, और एक रिश्ते के हाथ में दूसरे रिश्ते के लिए कील है, एक गांव के हाथ में दूसरे गांव के लिए कील है, और एक देश के हाथ में दूसरे आदमी के लिए कील है। ये थी एक लिटिल ब्लॉक गिर रहा है कहानी, लिटिल ब्लॉक गिर रहा है, आपको एकदम से अंदर ये कैसी कहानी हुई है। एक्चुअली जो आज शिमला आए हैं, आपने देखा होगा कि शिमला को जो बनाया है, तो आज शिमला में कुछ पुराने जो मकान है सारे, जो जिसको पर्यटक देखते हैं सारे अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। हम कितनी उनको गालियाँ दे देंगे, लेकिन टूरिस्ट वहीं जाता है कि जहाँ मतलब ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स थे शिमला में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जहाँ दुनिया भर के रिसर्चर आते हैं और 3 साल रहकर रिसर्च करते हैं। आपके पास वहाँ क्राइस्ट चर्च है, जो मतलब इतना पुराना है, गेटी थिएटर है जिसमें लगातार प्लेस हो रहे हैं। और अभी अरुण जी और आपका अपन जी का लिया था, मेरे दिमाग में एकदम आया कि उसके बाद मिलेंगे हम, मतलब आप वहाँ गेटी के लिए प्रपोजल भेजो ना गवर्नमेंट के लिए, वहाँ आपको वो ऐतिहासिक थिएटर है, और विश्व में जो 5 थिएटर है अंग्रेजों ने बनाया था उसमें से एक और उसमें से सारे हमारे अनुपम खेल से लेके कितने लोग मतलब यहाँ निकले ले करके। तो ऐसे ही वो लिटिल ब्लॉक क्या था कि ग्रैंड होटल है वहाँ पे, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, वहाँ जो ग्रैंड होटल था वो अंग्रेजों ने बनाया था एक पहाड़ी पे, उसके साथ ब्लॉक्स थे कुछ बनाए हुए, और रेजिडेंशियल थे। किस तरह के जो अंग्रेजों के वायसराय थे, उनके जो कैप्टन थे, उनके लिए वो
एक मेजर लीडर थे जिनके नाम से वो लिटिल ब्लॉक था। हुआ क्या कि अब शिमला में जो पुराने दुकान धंसते रहते हैं सारे, तो कालीबाड़ी टेम्पल भी वही है। तो मैं जब लंच में उस तरफ जाता था तो मैंने उसको देखा कि वो बोर्ड लगा वहाँ कि लिटिल ब्लॉक मिल रहा है, सावधान ऊपर लिखा हुआ। तो उसमें कहानी है, ये कहानी एक युग को पूरे 100 साल ये करती है कि किस तरह शिमला बना और किस तरह उस लिटिल ब्लॉक में अंग्रेज रहे, उसके बाद प्रेस क्लब बना, उसके बाद सारी चीज़ें बनी। तो और किस तरह वहाँ से उसमें जो पहले बंदर रहते थे, फिर कुत्तों ने कब्जा कर दिया, फिर भिखारी थे, और किस तरह उन भिखारियों को बाहर निकाला गया। और वो भिखारी अभी भी बाहर उस टाइम रहते थे और वो लिटिल ब्लॉक गिर रहा था। तो इधर क्या हुआ कि यहाँ से आपको याद हो कि अमिताभ बच्चन जी के जिन्हें इनोग्रेशन किया तो पर एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है जापू टेम्पल, जो अमिताभ जी गए थे और उन्हीं की कुछ लोगों ने वो टेम्पल बनाई है। तो उसके साथ कोरिलेट होती है कहानी कि मतलब कहाँ से चलती है ब्रिटिश टाइम से लेके, और वो उस मूर्ति में ख़त्म होती है जब लोग उस मूर्ति को देखने भागते हैं और वो कटोरा लेके भिखारी है। ये सारे पैसे उधर आप मंदिरों में दे रहे हैं लेकिन उनके पास से कोई डालता नहीं, वो तरीके है इसका सारा। तो अब अभी का उन्होंने बता दिया था। अब एक मेरी फ्लाई किलर कहानी है, इसमें भी है, लेकिन वो जो किले कहानी है उसी में एक फ्लाई किलर है। फ्लाई किलर आपने देखा होगा कि आप किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ मच्छी मारने की मशीन होती है। तो ऐसे ही कोरोना काल की कहानी है, वो रिटायर्ड आदमी है और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके क्योंकि उसकी पार्टी होती है कि कोरोना में रिटायर हुआ, लेकिन घर में क्या होता है कि जो पैसे होते हैं रखे हुए, अब उसका बेटा बोलता है, पत्नी बोलती है, बेटी बहू बोलती है कि पापा आपको अब फ्री है, देखो हमारे पैसे बचाव करते थे। वो संघर्ष की बात नहीं था कि वो कैसे उसको सब करके जाता है वैसे ही, और वो बैंक में खड़ा हो जाता है, लेकिन अंत तक कहानी के अंत तक वो पैसे नहीं हो पाता। तो और फिर उसके साथ तरह तरह की चीज़ें होती है। ये जो फ्लाई किलर नाम है ये बहुत लंबी कहानी है ये। तो वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और उसकी नज़र एकदम उस मशीन पे पड़ती है फ्लाई किलर पे। जो उसमें आपने देखा होगा उसमें चट की आवाज़ आती है जब मक्खी को करती है, आस पास वो भी होते हैं, आस पास मच्छर मारने की उसमें यही आवाज़ होती है और उसके ना होल्ड कर जाती है वो। और वो एक तो ऐसे ही पागल जैसा हो गया था, उसके 2-3 बदले जा रहे हैं। जब वो बाहर निकलता है तो वो लगता है कि मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने मौत की आवाज़ सुनी है। इस पर कहानी है कि मौत की आवाज़ कैसी होती है, वैसी होती है जैसे फ्लाई किलर में। तो उसके दिमाग में वो 11 जी में चला जाता है, अभी 5 जी में है ना, वो बहुत आगे चला जाता है क्योंकि वो देखता है कि किसान मर रहे हैं, उनके लोग रस्सियाँ लग रही है और मजदूरों के पास हाथ में काम नहीं है, और जो लेखक है हमारे उनके हाथों से कलमें छीनी जा रही है कि ये कैसा समय आ रहा है। और 11 जी में जाते हुए ऐसी कल्पना करता है कि भाई हो सकता है कि आगे जाते हुए अब जैसे किलों में वो करते हैं ना कि भाई देवता की मान्यता कि भाई आप वहाँ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह की कोई मशीन ईजाद हो जाए। और उसमें जो है 3 तरह के लोग हैं, एक पत्रकार हो गए जो मतलब प्रतिरोध भी लिखते हैं और कलम भी प्रतिरोध भी लिखती है, सही मानों में वो लिखते रहते हैं, और किसान और मजदूर, क्योंकि यही लोग हैं जो आंदोलन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो क्योंकि कोई भी सोसाइटी ये चाहती है कि आंदोलन ना हो, कुछ ना हो, कि तो अब तो यही कंसेप्ट है कि किसानों को जमीनें दी जा रही है, सारी किसान ना हो और कोई लिखे ना सरकार के खिलाफ। तो उसके दिमाग में आता है कि कहीं ऐसी मशीन ईजाद ना हो जाए कि गरीब उसके आगे खड़ा हो और वो इस मक्के की तरह चुपचाप इसमें चला जाए। ये थीम इस कहानी का। और अंत इसका कहाँ होता है कि वो एक चिनार के पेड़ के नीचे थका हारा उसके बाद बह गए और उसमें वो पैसे वो बदले नहीं है। उसने काफ़ी मौतें देखी है वहाँ भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट करता है ना, जब कोई मरता है लाइन में खड़ा हुआ है, कितने लोग मरे थे, तो वो उसको नींद आ जाती है वहाँ पे। और जब वो उठता है तो क्या देखता है कि उसका बैग जो है ना फटा हुआ है और उसमें पैसे नहीं है। तो जैसे अभी दाईं तरफ देखता है तो वहाँ एक गाय है जिसने वो मुँह मार के ना वो पैसे ले लिए गाय, और वो उसको गाय को बड़े ध्यान से देखता है कि उसके नोट तो बदले नहीं है और वो गाय उसको खा रही है और यहाँ खाली
साइकोलॉजी की एक कहानी, क्योंकि गाय में बड़ी बात होती है लेकिन गौशाला में कोई बात नहीं करता। तो ये मतलब उसी तरह उसको देखे हैं। तो इस तरह की बहुत कहानियाँ हैं। अब जैसे नदी रंग जैसी लड़की, तो ये उपन्यास भी कोविड टाइम में मैंने लिखा था है, और क्योंकि मेरे साथ से कोल्ड डैम है और सतलुज नदी को जिस तरह से मैंने उसको बढ़ते हुए देखा है अपने सामने, क्योंकि अब आप देखेंगे असगर की तरह है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इतने प्रोजेक्ट मिलते हैं और वो चीज़ें नहीं है, तो उसी के लिए उसमें एक लड़की है और जो बाद में दादी हो जाती है, और एक नदी है जो लड़की के रूप में है, क्योंकि शतत्रु को शत्रु भी कहा जाता है, और शत्रु लड़की है छोटी थी उसमें, और उन दोनों के संवाद है इस पूरी कहानी में, और कई तथ्य है इसमें, और ये बहुत चर्चित प्रयास है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि वाणी ने पहली बार लंदन बुक फेयर लगा था, तो उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे वहाँ पे, तो नदी रंग जैसी लड़की, कभी आपको लगे इसको पढ़ने के लिए तो हाँ, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो ये जो लंबी कहानियाँ हैं इसमें भी इसी तरह की कहानियाँ हैं, तो आप अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। तो ये एक अलग सा विषय था, तो आप अगर कोई सवाल आपके पास हो और कुछ हो तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, सवाल तो तब बनता है जब वो उसकी रीडिंग चलिए, कोई बात नहीं है। जो है शुरुआत में ही हरनोट जी ने एक कहानी के जरिए, मतलब शीर्षक के जरिए बताया बहु विवाह प्रथा, और एक पहाड़ की कहानी मैंने पढ़ी थी, पता नहीं आपकी थी कि किसी और की थी, कि अगर 4 भाई हैं उनकी एक ही पत्नी होती है, इसकी भी है। अच्छा, तो ये प्रथा भी है कि बंद हो गई है? नहीं, अब जो पुराने लोग मिलते हैं वहाँ वो मतलब जो किनारे जाती है ना, वो गडरिए हैं ज़्यादा, तो जो मतलब जहाँ सड़कें नहीं पहुँची ऐसे एरिया हैं वहाँ छूट मिलती है सारी मतलब पुरानी, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी खत्म हो गई है, क्योंकि अब पढ़ लिख गए लोग, मतलब एजुकेशन बड़ा अच्छी बात है। और एक बार वह किसी पहाड़ी इलाके में दिखाया गया था कि सारी संपत्ति की मालकिन महिलाएं होती हैं, और वहाँ कुछ लोगों ने जो है मुकदमे दायर कर दिए थे कि पुरुषों के नाम से होनी चाहिए संपत्ति। तो पहाड़ में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो बोलिए। छोटा सवाल सर, आपकी कहानी जो बिल्लियाँ बतियाती है वो मेरी फेवरेट कहानी है, काफ़ी वर्षों पहले भी बड़ी और पूरी जब कभी उसको रिविजन करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। वो एक छोटा सा सवाल आता है मन में कि किसी का जो परिवार का आपने देख करके आपके कोई ऐसा व्यक्तित्व था जिसके आधार पर आपने लिखी, या कहीं कैसे आई कहानी? जैसे मैंने आपको शीर्षक बताया अभी, तो मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि ये बहुत कठिन होता है इतना निर्वाह करना, और मेरी जो भी आप कहानियाँ पढ़ेंगे उसमें एक कोई ना कोई मुद्दा होगा, और मैं कहानी को एक प्रोजेक्ट की तरह करता हूँ, तो बहुत काम करना पड़ता है उसमें। एक्चुअली जो बिल्लियाँ बताती हैं कहानी, ये मेरे अपने घर की कहानी है वहाँ पे। वो इसलिए है कि उनके पास वो बिल्लियाँ थी, 2 बिल्लियाँ, और हम तो मैं तो शहर चला गया था, पिताजी नहीं थे, और वो अकेली रहती थी, और 2 बिल्लियाँ थी, और जिस तरह के संवाद होते थे उनके, वो अद्भुत होते हैं संवाद, अद्भुत है किस तरह अपने अकेलेपन को बात करते, तो वहीं से ये। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए बने रहें रेडियो वॉइस टीवी चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।